इस कहानी की शुरुआत होती है फ्रैंक मॉरिस नाम के एक आदमी से, जिसे एल्केट्रास नाम की एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा गया था। ये जेल पैसिफिक ओशन में मौजूद एक बड़े से पत्थर पर बनी थी और इस जेल में इस दुनिया के सबसे खूंखार अपराधियों को रखा जाता था। अब एल्केट्रास के बारे में लोगों का ये कहना था कि ये जेल इस दुनिया की सबसे सिक्योर जेल है और इस जेल से भाग पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। लेकिन उनका ये भ्रम बहुत जल्द टूटने वाला था, क्योंकि फ्रैंक मॉरिस, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, वो जेल तोड़कर भागने के लिए ही मशहूर है। अब जेल में आने के बाद मॉरिस की अच्छे से तलाशी ली गई और इसके बाद उसे उसके सेल में डाल दिया गया और अब मॉरिस को इस सेल में अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी होगी। अब अगली सुबह जब ये सभी कैदी नाश्ता कर रहे थे, तब मॉरिस की मुलाकात लिटमस नाम के एक दूसरे कैदी से हुई। लिटमस के पास एक पालतू चूहा भी था जिसे वो अपना दोस्त मानता और उसे अपने साथ खाना भी खिलाता। अब जब मॉरिस लिटमस से बात कर रहा था, तब उसकी नजर वुल्फ नाम के एक मोटी कैदी पर गई जो उसे उल्टे सीधे इशारे कर रहा था। हालांकि मॉरिस ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इस मोटू को इग्नोर कर दिया। अब खाने के बाद मॉरिस को वार्डन के ऑफिस में लाया गया और यहाँ वार्डन ने उसे धमकाते हुए बोला कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम इस जेल से भागना तो दूर, ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। अब उस शाम जब ये सभी कैदी शार ले रहे थे, तब वुल्फ दोबारा से मॉरिस के पास आया और उसे खुलेआम छेड़ने लगा। अब यहाँ मॉरिस के सब्र का बांध टूट गया और उसने इस मोटे की जमकर धुनाई की। अब चूंकि मॉरिस ने जेल के सबसे ताकतवर कैदी को पीट दिया था, इसलिए जेल के बाकी कैदी भी मॉरिस से डरने लगे थे। अब चूंकि मॉरिस का दिमाग काफी तेज था, इसलिए उसे जेल की लाइब्रेरी को मैनेज करने का काम दिया गया। इस दौरान मॉरिस की मुलाकात इंग्लिश नाम के एक बंदे से हुई जिसे मर्डर के इल्जाम में 2 बार उम्र कैद की सजा मिली थी। अब बातों बातों में मॉरिस को पता चला कि इंग्लिश को इतिहास की किताबें बहुत पसंद हैं और इस वजह से इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई। अब कुछ दिनों बाद मॉरिस की मुलाकात डॉग नाम के एक बंदे से हुई जो एक बहुत ही बेहतरीन पेंटर था और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो सारा दिन पेंटिंग में लगा रहता। अब एक दिन मॉरिस इंग्लिश से मिलने पहुंचा और उससे इस जेल के बारे में पूछा। इस पर इंग्लिश ने उसे बताया कि इस जेल से भाग पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ दिन में 12 बार कैदियों की गिनती की जाती है और जेल के चारों तरफ स्नाइपर्स की एक टीम 24 घंटे तैनात रहती है, ताकि अगर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करे तो वो उन्हें मार डाले। पर इन सब के बावजूद भी अगर कोई कैदी इस जेल से भागने में कामयाब हो गया तो वो समंदर के ठंडे पानी में डूबकर अपनी जान गंवा देगा। अब उस रात एक गार्ड ने मॉरिस को कारपेंटर की नौकरी के बारे में बताया, जिसमें उसे हर घंटे 15 सेंट्स की तनख्वाह मिलेगी। अब अगले दिन जब मॉरिस जेल के कंपाउंड में था, तब वुल्फ ने एक बार फिर उस पर हमला कर दिया। अब यहाँ मॉरिस और वुल्फ के बीच लड़ाई हो गई और जब एक गार्ड ने इन्हें रोकने की कोशिश की, तब वुल्फ ने उस गार्ड पर चाकू से हमला कर दिया। अब इस मारपीट के चलते इन दोनों को जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया गया और ये देखकर मॉरिस को काफी गुस्सा आया, क्योंकि वो तो सिर्फ अपनी जान बचा रहा था। अब 2 दिन बाद जब मॉरिस उस काल कोठरी से बाहर निकला, तो लिटमस ने अपने चूहे के जरिए उसे एक वेलकम नोट भेजा। अब मॉरिस के बगल वाले सेल में एक नया कैदी आया था जिसका नाम चार्ली था और वो इस जेल में एक बहुत बड़ी चोरी की सजा काट रहा था। अब एक दिन जब वार्डन सेल्स की जांच कर रहा था, तब उसकी नजर डॉग के सेल पर गई जो उसकी बनाई पेंटिंग से भरी पड़ी थी। इन पेंटिंग्स में एक पेंटिंग वार्डन की भी थी, पर वार्डन को ये पेंटिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उसने डॉग के कमरे से सारी पेंटिंग्स निकलवा दी और उसकी पेंटिंग की परमिशन को भी रद्द करवा दिया। और इसका मतलब ये था कि आज के बाद डॉग इस जेल में पेंटिंग नहीं कर पाएगा। अब वार्डन के इस फैसले से डॉग का दिल टूट गया, क्योंकि वो इस जेल में अपनी पेंटिंग्स के सहारे ही जिंदा था। अब अगले दिन जब ये सभी कैदी जेल की वर्कशॉप में थे, तब मॉरिस का ध्यान डॉग पर गया, जो कि काफी उदास लग रहा था। यहाँ मॉरिस ने एक गार्ड से बोला कि तुम्हें डॉग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज वो कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर गार्ड्स ने मॉरिस की बातों को इग्नोर कर दिया और उसे अपने काम से काम रखने को बोला। अब काम के दौरान डॉग ने एक कुल्हाड़ी उठाई और वार्डन के विरोध में अपने हाथ की 3 उंगलियां काट डाली। अब ये देखते ही गार्ड्स डॉग को लेकर जेल के हॉस्पिटल में गए और वहीं दूसरी ओर मॉरिस एक कोने में खड़े होकर ये सब देख रहा था। अब उस रात जब मॉरिस अपने कमरे में था, तब उसकी नजर कमरे में मौजूद एक पाइप पर गई जिसमें से एक कॉकरोच बाहर निकल रहा था और ये देखकर मॉरिस को लगा कि शायद इस पाइप के नीचे बाहर निकलने का कोई रास्ता है। तभी इंग्लिश बुक्स बांटते हुए मॉरिस के सेल के बाहर पहुंचा और यहाँ उसने मॉरिस को बताया कि वार्डन ने डॉग की पेंटिंग्स पर बैन लगाया, क्योंकि उसे अपनी पेंटिंग पसंद नहीं आई। अब अगले दिन जब मॉरिस खाना खाने के लिए मेस में गया, तब उसकी मुलाकात जॉन और क्लेरेंस नाम के 2 भाइयों से हुई। दरअसल मॉरिस इन दोनों को पहले से जानता था, क्योंकि ये दोनों उसके साथ अटलांटिस जेल में कैद थे। अब ये सभी लोग एल्केट्रास के बारे में बातें करने लगे कि कैसे इस जेल से भाग पाना इम्पॉसिबल है। अब इस बातचीत के दौरान मॉरिस के दिमाग में आज पहली बार इस जेल से भागने का ख्याल आया। अब उस रात जब गार्ड्स ने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया, तब मॉरिस ने बाइबल से उस नील कटर को बाहर निकाला और अपने कमरे में मौजूद उस ग्रिल के आसपास की दीवार को कुरेदने लगा। अब यहाँ मॉरिस ने नोटिस किया कि जेल की दीवारें पुरानी होने के कारण उस पर लगा प्लास्टर बड़ी ही आसानी से छूट रहा है। अब अगले दिन चार्ली की वाइफ उससे मिलने पहुंची और बातों बातों में उसने चार्ली को बताया कि तुम्हारी माँ की तबीयत काफी खराब है और डॉक्टर्स के मुताबिक वो अगले कुछ महीनों तक ही जिंदा रह पाएंगी। अब ये सुनकर चार्ली को काफी दुख हुआ और अब उसके मन में भी एल्केट्रास से भागने की इच्छा पैदा हुई, ताकि वो एक आखिरी बार अपनी माँ से मिल सके। अब उस रात जब वो अपने सेल में पहुंचा, तब उसने मॉरिस से कहा कि अगर तुम इस जेल से भागने वाले हो तो मैं भी इस प्लान में तुम्हारे साथ हूँ।
अब अगली सुबह जब ये सभी लोग नाश्ता कर रहे थे तब मॉरिस ने अपने दोस्तों को इस जेल से भागने का प्लान बताया। यहाँ मॉरिस बताता है कि पैसिफिक ओशन की नमी के चलते इस जेल की दीवारें काफी कमजोर हो चुकी हैं और हम इसका फायदा उठाकर अपने कमरों में लगे वेंटिलेशन ग्रिल्स को बाहर निकालेंगे और पाइपलाइन के रास्ते से होते हुए इस जेल से फरार हो जाएंगे। अब इनका जेल से भागने का प्लान तो सॉर्टेड था, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि ये पैसिफिक ओशन को पार करके मेन लैंड तक कैसे पहुंचेंगे। अब यहाँ मॉरिस ने क्लेरेंस से बोला कि चूंकि तुम इस जेल के लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में काम करते हो, इसलिए तुम्हें जब भी मौका मिले तुम कुछ रेनकोट्स चुराकर अपने सेल में ले आना, ताकि जिस रात हम इस जेल से भागें तो हम उन रेनकोट्स का इस्तेमाल करके एक नाव बना सकें। अब इन सभी को मॉरिस का प्लान काफी पसंद आया और इन सभी लोगों ने इस प्लान में उसकी मदद करने का फैसला किया। अब उस रात मॉरिस दोबारा से अपने काम पर लग गया और उस दीवार से सीमेंट को कुरेदने लगा। वहीं दूसरी ओर चार्ली अपने सेल में बैठकर गार्ड्स पर नजर रखे हुए था, ताकि अगर कोई उनकी तरफ आए तो वो मॉरिस को इत्तला कर दे। इधर मॉरिस अपनी पूरी ताकत से उस दीवार को खोदने में लगा था, पर उसके इस पिद्दी से नेल कटर से इस काम को कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था और इस दौरान मॉरिस के हाथों में काफी चोट भी आ गई थी। अब अगली सुबह मॉरिस ने अपने सभी दोस्तों को अपनी प्रॉब्लम बताई और उनसे कहा कि अगर मुझे एक छोटा सा हथियार मिल जाए तो उस दीवार को खोदना काफी आसान हो जाएगा। अब ये बोलते वक्त उसकी नजर अपने चम्मच पर गई और ये देखते ही उसने उस चम्मच को अपने जूते पर घिसकर उसे गंदा कर दिया। इसके बाद उसने गार्ड को बुलाकर उसे वो गंदा चम्मच दिखाया और उससे वो चम्मच बदलने की रिक्वेस्ट की। अब इस गार्ड ने भी उसकी इस रिक्वेस्ट को मान लिया, जिसके बाद मॉरिस और जॉन उस चम्मच को बदलने चले गए। यहाँ जॉन ने इस गार्ड को अपनी बातों में उलझाया और इस मौके का फायदा उठाकर मॉरिस ने एक के बजाय 2 चम्मच उठा लिए। इसके बाद वो लिटमस के पास गया और उससे एक सिक्का उधार मांगा। अब उस रात मॉरिस ने अपने कमरे में आग जलाई और उस चम्मच को पिघलाकर उसे उस नेल कटर से जोड़ दिया। इसके बाद उसने उस दीवार को अपने इस नए हथियार से खोदना शुरू किया और इस नए हथियार ने भी उसका पूरा साथ निभाया। अब उस रात जब मॉरिस अपनी खुदाई में बिजी था तब जेल का एक गार्ड इनके काफी करीब आ गया और चार्ली ने भी इस गार्ड को नहीं देखा। हालांकि इंग्लिश ने लास्ट मोमेंट पर आकर उस गार्ड का ध्यान बटा दिया और ये देखते ही मॉरिस ने फटाफट से उस छेद को कवर किया और अपने बेड पर वापस आ गया। अब यहाँ मॉरिस पकड़े जाने से तो बच गया, पर उसे एक बात समझ आ गई कि वो चार्ली पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता। अब अगले कुछ दिनों तक खोदने के बाद मॉरिस ने नोटिस किया कि भले ही ये ग्रिल काफी पुरानी है, पर इसे खोलने के लिए उसे एक खास किस्म का औजार चाहिए होगा। इसी बीच मॉरिस जब भी जेल के कंपाउंड में जाता तो खुदाई से निकली मिट्टी को अपनी जेब में भरकर उसे जेल के ग्राउंड में गिरा देता। अब जेल की वर्कशॉप में काम करते वक्त मॉरिस ने एक खास किस्म का हथियार बनाया ताकि वो कमरे की उस ग्रिल को काट सके। अब जेल की सिक्योरिटी से बचने के लिए मॉरिस ने अपने हाथ में एक लोहे का टुकड़ा पकड़ लिया और जब इस मशीन का अलार्म बजा तो जेल के गार्ड्स ने उससे वो लोहे का टुकड़ा ले लिया। पर ये तो मॉरिस की एक चाल थी और उसका असली हथियार उसके जूतों में मौजूद था। अब सेल में पहुंचते ही मॉरिस अपने काम पर लग गया और थोड़ी मेहनत के बाद उसने उस ग्रिल को काटकर बाहर निकाल लिया। इधर चार्ली, जॉन और क्लेरेंस ने भी ठीक ऐसा ही किया और अपने कमरे में लगे उस ग्रिल को काट दिया। अब प्लान का पहला फेज तो कंप्लीट हो गया, जिसके बाद इन्होंने एक नकली खोपड़ी बनाने का फैसला किया ताकि जब वो जेल से भागे तो गार्ड्स को वो खोपड़ी दिखाकर चकमा दे सकें। अब ग्रुप के सभी लोगों ने इस काम को आपस में बांट लिया। जहां जॉन का काम था जेल के सैलून से कुछ बाल चुराना, वहीं दूसरी तरफ चार्ली ने कुछ पेंट्स का इंतजाम किया और इधर मॉरिस ने जेल की लाइब्रेरी से कुछ पुराने अखबार चुरा लिए। इसके बाद इन्होंने दीवार से निकले सीमेंट को पेपर से जोड़कर एक स्कल का ढांचा बना लिया और फिर उस ढांचे को पेंट करके उसके ऊपर इंसानी शक्लें बना दी और आखिर में उस ढांचे पर कुछ बाल लगाकर उसे एक असली सर जैसा बना दिया। इधर मॉरिस ने पेंट की मदद से एक नकली ग्रिल भी बनाई ताकि जब वो जेल से भागे तो गार्ड्स को वो खाली जगह दिखाई न दे। अब एक रात मॉरिस ने फैसला किया कि वो ग्रिल के उस पार जाकर बाहर की चीजों का मुआयना करेगा। अब यहाँ उसने उस खोपड़ी को अपने बेड पर रख दिया और उस ग्रिल से बाहर निकलकर पाइपलाइन से होते हुए ऊपर आ गया। अब ऊपर आने के बाद उसने एक लोहे का दरवाजा देखा जो कि काफी ऊंचाई पर था और मॉरिस अकेला उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जेल का एक गार्ड राउंड पर निकला और जब वो मॉरिस के सेल के बाहर पहुंचा तो उसने बिस्तर पर पड़ी उस खोपड़ी को मॉरिस समझ लिया और चुपचाप आगे बढ़ गया। अब अगली सुबह मॉरिस ने अपने बाकी दोस्तों को उस दरवाजे के बारे में बताया और यहाँ जॉन और मॉरिस ने दोबारा से उस गेट तक जाने का फैसला किया। अब उस रात जब सभी कैदी चैन की नींद सो रहे थे तब जॉन और मॉरिस अपने सेल से बाहर निकले और उस लोहे की गेट तक पहुंचे। अब यहाँ मॉरिस जॉन के कंधे पर चढ़ गया और उस गेट का मुआयना करने लगा। अब यहाँ मॉरिस को एहसास हुआ कि अगर उन्हें कोई हथियार मिल जाए तो वो इस लोहे की गेट को काट सकते हैं। अब अगले दिन जब ये सभी लोग अपनी म्यूजिक क्लास में थे तब मॉरिस की नजर एक टूटे हुए पंखे पर गई जिससे वो एक काम का हथियार बना सकते थे। इसलिए क्लास खत्म होते ही उसने उस पंखे को एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में डाला और बड़ी सफाई के साथ म्यूजिक रूम से बाहर आ गया। इसके बाद मॉरिस ने उस पंखे के सभी पार्ट्स को खोल दिया और उसके अंदर लगे मोटर से एक हथियार बना लिया जिससे वो उस गेट को काट सकते थे। अब उस रात मॉरिस और जॉन दोबारा अपने सेल से बाहर निकले और उस गेट तक पहुंचकर उसे काटने की कोशिश करने लगे। अब इस दौरान जेल के गार्ड्स ने कुछ आवाजें भी सुनी पर उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप आगे निकल गए। अब काफी कोशिश के बाद इन्होंने उस गेट को काट दिया और फटाफट से अपने सेल में वापस आ गए। अब अगले दिन जब सभी कैदियों को फिल्म दिखाई जा रही थी तब चार्ली, मॉरिस, जॉन और क्लेरेंस ने यह फैसला किया कि वो मंगलवार की रात को इस दुनिया की सबसे खतरनाक जेल से भाग निकलेंगे।
अब मंगलवार की सुबह जब ये सभी लोग अपना नाश्ता कर रहे थे, तब मॉरिस ने डॉग की याद में टेबल पर एक फूल रख दिया। अब दूर खड़े वार्डन ने ये सब देख लिया और उसे मॉरिस पर शक हो गया। इसके बाद वो मॉरिस के पास गया और उससे जेल के रूल्स को याद दिलाते हुए उस फूल को निचोड़कर फेंक दिया। अब ये देखकर लिटमस गुस्से से पागल हो गया और फौरन वार्डन पर हमला कर दिया, लेकिन इस हाई ब्लड प्रेशर के चलते उसे दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब उस शाम वार्डन ने मॉरिस के सेल की जांच कराई, क्योंकि उसे मॉरिस की हरकतें कुछ अजीब लग रही थीं। हालांकि जांच के दौरान गार्ड्स को मॉरिस के कमरे से कुछ नहीं मिला और न तो उनका ध्यान उस नकली ग्रिल पर गया। इसके बाद वार्डन ने गार्ड से बोला कि तुम जल्द से जल्द मॉरिस का कमरा चेंज करो, जिस पर गार्ड ने उससे बोला कि मैं कुछ पेपर वर्क करने के बाद मॉरिस के सेल को चेंज कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम वुल्फ को देखते हैं, जो पूरे 6 महीने बाद उस काल कोठरी से बाहर आया था और वो एक बार फिर मॉरिस पर हमला करने की फिराक में था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, इंग्लिश ने उसे रोक लिया और यहाँ मॉरिस की जान बच गई। अब फाइनली वो दिन आ गया जब ये सभी लोग इस जेल से भागने वाले थे। यहाँ मॉरिस और उसके बाकी साथियों ने फैसला किया कि आज की रात ये सभी लोग उस गेट के पास मिलेंगे। अब रात होते ही ये सभी अपने सेल से बाहर निकले और एक एक करके उस गेट तक पहुँचे। हालांकि लास्ट मोमेंट पर चार्ली ने साथ आने से मना कर दिया, क्योंकि वो काफी डर गया था। इधर जॉन, मॉरिस और क्लेरेंस फटाफट से उस गेट तक पहुंचे और एक दूसरे की मदद से जेल की छत पर आ गए। अब चार्ली ने भी थोड़ी हिम्मत जुटाई और अपने सेल से निकलकर उस गेट तक पहुंचा, पर अब चार्ली अकेला उस गेट को पार नहीं कर सकता था और इसका मतलब ये था कि उसने अपनी आजादी का मौका गवा दिया। इधर मॉरिस और उसके दोनों साथी जेल की सर्च लाइट से बचते हुए आगे बढ़े और फटाफट से जेल की बैकयार्ड में पहुंचे। इसके बाद इन्होंने इस बड़े से गेट को पार किया और फाइनली ये तीनों इस दुनिया की सबसे खतरनाक जेल से बाहर आ गए। इसके बाद ये समंदर के किनारे पर पहुंचे और जेल से चुराए हुए रेनकोट्स की मदद से अपने लिए एक नाव बनाने लगे। अब काफी मेहनत के बाद आखिरकार इन्होंने एक नाव बना ली और फाइनली ये तीनों एल्केट्राज नाम के इस नर्क से भाग निकले। अब अगली सुबह जैसे ही गार्ड्स ने इनके बिस्तर से वो कंबल हटाया, तो उस नकली खोपड़ी को देखकर मानो इनकी सांसें अटक गई और इन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि 3 कैदी रातों रात इनकी नाक के नीचे से भाग निकले। अब ये देखते ही गार्ड्स ने पूरे जेल का अलार्म बजा दिया और इन तीनों की खोज शुरू हो गई। अब देखते ही देखते ये बात पूरे देश में फैल गई और अब देश की एयरफोर्स और नेवी भी इन तीनों की तलाश में लग गई। लेकिन अगले कई महीनों तक ढूंढने के बाद भी जॉन, मॉरिस और क्लेरेंस का कुछ पता नहीं चला। अब जेल की रेपुटेशन को बचाने के लिए वार्डन ने ये अफवाह फैला दी कि वो तीनों पैसिफिक ओशन में डूबकर मारे गए, जबकि वार्डन ये जानता था कि वो तीनों इस जेल से जिंदा भागने में कामयाब हो गए। अब अगले 1 साल तक ढूंढने के बाद भी ना तो इन्हें जॉन, मॉरिस और क्लेरेंस मिले और ना ही उनकी डेड बॉडी, और आखिरकार FBI ने भी इस केस की फाइल को बंद कर दिया। और कुछ इस तरह से 3 जीनियस कैदी इस दुनिया की सबसे खतरनाक जेल से भागने में कामयाब हो गए।